नाज़रीन, आज हम उस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। वो न सिर्फ ज़िला श्रीनगर बल्कि वादी कश्मीर के तमाम अजलाहों में उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री की और बहुत एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप जानते हैं कि वादी कश्मीर में हमारे खेल से वाबस्ता लोग, नौजवान जो है वो वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर ख़ास जो शख्सियत है, जो हमारे भाई है, वो बहुत कम तादाद में मैदान में नज़र आते हैं। हम आपको बताते चले कि इरफान अहमद भट्ट ने अपने कैरियर में यानी कि अपनी ज़िंदगी का दौर मुश्किल हालातों में शुरू किया है, लेकिन इन मुश्किल हालातों में इन्होंने अपना नाम दुनिया के हर कोने में उजागर करके इस कमेंट्री को, काबिल तरीन कमेंट्री को बाहर के मुल्कों में पहुंचाने के लिए अपना एक अहम रोल और किरदार अदा किया है। अब इनका ये ख्वाब रहा है कि मैं इस क्रिकेट कमेंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर भी ले जाना चाहता है। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे क्या मुद्दा है, क्या मकसद है और किन मुश्किलातों में आपने इस शोबे को, इस शौक़ को आगे बढ़ाया। इरफान साहब, आप बताइए कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में जो है अपना शौक़ रखते हैं, चाहे बिज़नेस के लिहाज से या बाकी जो ख्वाब होते हैं, तो कैसे आपने ये शुरुआत की और इन मुश्किल हालातों में जिस्मानी तौर ख़ास होने के पेश नज़र और इतना मुकाम आपने हासिल किया? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से लोग मुझे आज एक मकबूल कमेंटेटर के तौर पर जानते हैं, तो ऑलवेज़ एक जिस्मानी तौर नाखेज़ और स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए ज़िंदगी के चैलेंजेस रहते हैं, जिन पर अगर वो खरा उतरा तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, अगर वो टूटा तो वो समाज के तानों का शिकार हो जाता है। मैंने हमेशा इस चीज़ को नज़र में रखा। बचपन से लेकर मैं एक कीन ऑब्जर्वर रहा हूँ। मैंने हर चीज़ को बारीकी से देखा है। जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मैं 4 साल की उम्र में था। उसके बाद मेरे लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस आए ज़िंदगी में। पहले पढ़ाई को लेकर, उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी भी मैंने अपने आप को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं जिस्मानी तौर नाखेज़ हूँ, मैं एक हैंडीकैप्ड इंसान हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। ये अल्फाज कभी भी मेरे जहन में आए ही नहीं। इवन कि बचपन से लेके स्कूल लाइफ में, सोसाइटी में मुझे ताने सुनाई देने लगे, ये माजूर इंसान है, ये कुछ कर नहीं सकता है, इसके पास वो एबिलिटी है नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों का मेरे जहन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अल्लाह ताला का करना था, जो भी ये चीज़ें मेरे जहन में जाती थी ये पॉजिटिव आउटकम देती थी। मेरी हौसला शिकनी करने के बजाय मुझे हौसला देती थी कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं इन सब की सोच को गलत साबित करना है, मुझे कहीं ना कहीं इनको रॉन्ग प्रूव करना है कि जिस्मानी तौर ख़ास होके भी हमें समाज में रहने का हक है। हमें भी उसी अल्लाह ने दुनिया में भेजा है जिस अल्लाह ने आपको खलक किया है। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए, किसी इंसान को अगर अल्लाह ने कोई चीज़ अता की होती है तो वो समझता है कि शायद ये मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन हमेशा मैंने अपने आप को इस तरीके से जब देखा तो मैंने यही पाया कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक नेमत है। और आज अगर ये नेमत अल्लाह की मेरे पास ना होती तो शायद मैं इस मकाम पे नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है मेरी ज़िंदगी की। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल की, काफ़ी सारे चैलेंजेस को लेकर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं यहाँ से 20-20 किलोमीटर ट्रैवल करता था यूनिवर्सिटी तक, वहाँ से वापस। मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, जो आज 3 व्हीलर स्कूटी की फैसिलिटी है मुझे, लेकिन मैंने वो कष्ट भी उठाए, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद जो पढ़ाई मैंने हासिल की थी, मेरे जहन में था शायद अब मुझे कोई सरकारी रोज़गार मिलेगा और मेरी राहें हमवार हो जाएंगी, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घर वालों का भी ख्वाब था, मेरे वालिदैन का भी ख्वाब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मुझे मेरे लिए सरकारी रोज़गार मैसर नहीं हुआ।
उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद जो बहुत बड़ा सेटबैक था वो सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन था। वो सोसाइटी ने मुझे किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया, मुझे अपनों ने डिस्क्रिमिनेशन किया मेरे साथ, और किसी लायक नहीं समझा। जिस चीज़ को लेकर मैं उनके पास गया तो वो चीज़ रिजेक्ट हुई। जिस चीज़ को लेकर मतलब मैं समाज के पास गया, समाज ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया। और कहीं ना कहीं मुझे बार बार एहसास दिलाया गया कि आप एक अपाहिज इंसान हो, आप इस चीज़ के काबिल नहीं हो, आप उस चीज़ के काबिल नहीं हो, आपका काम है सिर्फ घर पे बैठना, आप किसी भी काम के लायक नहीं हो। लेकिन उसके बाद जब मैं घर पे बैठा, एक वक्त ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया जब मैं पूरा अपने कमरे में बाहर बैठता था, मैं बाहर ही नहीं निकलता था ताकि मुझे लोग फेस ना करना पड़े। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर मतलब मेरे सामने मानो जैसे एक इंसान आया, उसने मेरा हाथ थामा और उसने मुझे उठाया। वो मेरे अंदर का इंसान था, वो मेरा हौसला था, वो मेरा जज्बा था, वो मेरा जुनून था जिसने मुझे तैयार किया। और अचानक ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने ये सोचा कि अगर मैंने तालीम हासिल की तो किस लिए, क्या मैंने घर पे बैठने के लिए तालीम हासिल की, मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को सामने लाना है। तो ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने एक दिन ऐसा हुआ, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, मेरे पास फ़कत एक मोबाइल फ़ोन था जैसे बाकी लोगों के पास होता है। तो उसके बाद मेरे पास माइक भी नहीं था, ट्राइपॉड भी नहीं था। मैं यहाँ के मकामी ग्राउंड में गया, जब मैंने वहाँ पे एक पेज बना के मैंने कमेंट्री शुरू की तो लोगों ने शेयर किया, सुना, एप्रिसिएशन मिला मुझे। लेकिन पहले पहले मुझे ताने दिए गए और उसके बाद राय हमवार होती गई। तो ये इस तरह से मैंने कमेंट्री के सफ़र का आगाज़ किया। इरफान भट्ट साहब, आप बताइए कि जैसे कि वादी कश्मीर के अंदर नामासाइद हालात रहे और इन हालातों में न सिर्फ शहरी श्रीनगर बल्कि ज़िला वादी कश्मीर के तमाम अजला जो है वो मुतासर हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो खेल कूद थी, जो स्पोर्ट्स के साथ वाबस्तगी रखती थी, और वो भी कहीं ना कहीं मुतासर रहे हैं। आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान जो इस खेल से मुंसलिक हैं, उनका एक अच्छा प्लेटफार्म इस वक्त मुहैया होता है? देखिए, पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो बेहतर हालात होने की वजह से, पहले पहले इंटरनेट भी बैन होता था, अब वो सब चीज़ें नहीं है और पूरा फैसिलिटी है, 5G का ज़माना है, तो डिजिटल वर्ल्ड है। अब रोज़गार के वसाइल पैदा हो गया है। मैं अपनी बात करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसी डिजिटाइजेशन की वजह से, इसी हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से। तो अगर रही बात नौजवानों को फैसिलिटेट करने की, देखिए आज जिस पैमाने पे क्रिकेट हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, ये आज से पहले 2 साल या 3 साल नहीं हुआ करता था। स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिला है और जिस वजह से नौजवानों को रोज़गार के तई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। मैं अपनी बात करूँगा, हालांकि अगर मैं इस लोकल क्रिकेट को लेकर बात करूंगा तो एक बहुत बड़ा नौजवान तबका जो कि आज इसके साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है, और कहीं ना कहीं उनके घरों के चूल्हे जलते हैं इस चीज़ से। हम आए दिन खिलाड़ियों को देखेंगे, पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो भी यहाँ के नामवर खिलाड़ी हैं, वो इस खेल से वाबस्ता होकर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बनाई हैं। लोकल क्रिकेट में जाके उन्हें जो फ़ी अदा करनी पड़ती है वो उससे अपना रोज़गार चलाते हैं। हमारा रोज़गार चलता है, मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं लोकल, मुझे हर किसी टूर्नामेंट में बुलाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है और इट नीड्स टू इम्प्रूव मोर, और भी ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर हम एक साइड पर दावा करते हैं हमें ड्रग्स को ख़त्म करना है समाज से, हमें नेगेटिविटी को समाज से ख़त्म करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है, तो इसके लिए एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ड्रग एक्टिविटीज़ जो है वो उतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, तवज्जो देगी और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे कल की तरफ गामजन होंगे। इरफान साहब, अगर हम देखेंगे कि जैसे हालात कश्मीर के अंदर रोनमा हुए और आर्टिकल हटने के बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए या बाकी जो कारोबारी जो शोबे हैं उनको ग्रोथ करने के हवाले से काफ़ी कोशिशें कर रही है। आपको लगता है कि यही एक वाहिद ज़रिया है जो ड्रग्स से दूर, मिलिटेंसी से दूर या बाकी बुरे कामों से दूर रखने के लिए हमारा एक वाहिद स्पोर्ट्स सेक्टर है जो हमारे नौजवानों को, छोटे बच्चों को इस काबिल बना सके ताकि हर कोई जो शख्स है वो अपना रोज़गार खुद
हासिल करने में एक अच्छा मुकाम हासिल करे? देखिए, वो कहते हैं कि एक तंदुरुस्त सेहत में ही एक तंदुरुस्त दिमाग होता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपने जिन हालात का जिक्र किया है, आपने आर्टिकल का जिक्र किया, आपने मिल्टन सी का जिक्र किया है, या आपने जो वादी में जो हुए पीछे हालात हुए हैं उनका जिक्र किया है। मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे, अब नौजवान जो हैं, हर कोई जवान चाहता है कि उसके पास एक अच्छा रोज़गार हो। हर कोई जवान चाहता है कि वो अपना नाम किसी न किसी स्तर पे रोशन करे। अब आए दिन देखते हैं कि हमारा समाज जो है कितना बेहतर हो गया है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि अलग अलग शोबों में अब अलग अलग, चाहे नौजवान लड़के हो या नौजवान लड़कियां हो, वो टॉप करने लगे हैं और बड़े बड़े इम्तिहानात में वो कामयाबियां हासिल करने लगे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर का नाम अब काफ़ी ऊपर टॉप लेवल पर आ रहा है। तो अब हालात बहुत सुधर गए और अब हालात बहुत खुशहाली की ओर आ रहे हैं। ये समझते हुए कि अब हर नौजवान जो है वो नहीं चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका आने वाला कल जो है वो बर्बाद हो जाए। तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, पिछले 3 सालों से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी चाहे क्रिकेट हुआ है, फुटबॉल हुआ है, जिन्होंने भी इसको फ़रोग दिया है, जिन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, तो डेफिनेटली नौजवानों में भी अब वो शौक़ पैदा हो गया है कि वो इस चीज़ को लेके आगे आए। देखिए, जब सरकार 2 कदम आती है तो हमारे जवान जो है वो 10 कदम आगे आ जाते हैं। तो सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी होगी कि कहीं ना कहीं समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हम आजकल उन्हीं नौजवानों को, लाखों हज़ारों नौजवानों को एक प्लेग्राउंड में महव देखते हैं और खेल कूद में महव देखते हैं, जो नौजवान कल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में नज़र आते थे। तो ये सब बदलाव है, ये सब एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छे कल की तरफ। कोई नहीं चाहता है, हम सब जो जितने भी यहाँ कश्मीर के लोग रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि खुशहाली आए, वो सब चाहते हैं कि अमन आए, शांति आए और डेवलपमेंट आ जाए। तो इस चीज़ को लेकर न केवल डेवलपमेंट, हम ज़ाहिरी डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी ये वगैरह, बिजनेस यूनिट्स, इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। जो जहन की डेवलपमेंट होती है, जो नौजवान कौम में डेवलपमेंट होती है, वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि नौजवान ही कौम का बड़ा ये होता है जिम्मेदार, और अगर कौम की सक्सेस होती है वो इस नौजवान के पास होती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक नौजवान कौम के लिए ये फैसिलिटी पैदा करना, हर इलाके में एक प्लेग्राउंड देना, और उस प्लेग्राउंड, ना सिर्फ प्लेग्राउंड बल्कि हर इलाके में उस प्लेग्राउंड में जो मेन बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको वो मुहैया करना, उनको नेशनल लेवल पर, उनको स्टेट लेवल पर, उनको इंटरनेशनल लेवल पर उनको रिकॉग्नाइज करना, सोतेली माँ का सलूक ना करना, इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना है। टैलेंट के बेस पर सेलेक्ट करना, ना कि किसी सिफारिश के बेस पर। तो ये इस चीज़ से हम आइंदा आने वाला कल जो है सुनहरा देख सकते हैं। इरफान साहब, आखिर में मेरा सवाल ये होगा कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बेस्ट कमेंटेटर है, आपको कौन वो पसंद है ज़्यादा, जिसको आप लाइक करते हैं? और दूसरा ये है कि आप चाहते हो कि मैं इंडियन टीम के लिए एक बेस्ट कमेंटेटर बन सकता हूँ? देखिए, आज तक पिछले 3 सालों में जो मैंने मेहनत की है, वो मैंने इसीलिए मेहनत की है कि ताकि मैं अपनी भारतीय टीम के लिए, हिंदुस्तान नेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री करूं। ये जो आप यहाँ पे इतने सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, 200-250-300 अवार्ड्स हैं, इन अवार्ड्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ICC और BCCI अवार्ड से। जो भी हमारे भारत में बड़े बड़े जो ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं, BCCI जो टूर्नामेंट्स मुनक्कद करती हैं, तो उन अवार्ड से मैं यहाँ इस कमरे को भरना चाहता हूँ। मैं अपने नेशन के लिए सर्विस देना चाहता हूँ। जो मुझ में टैलेंट है, इस टैलेंट को मैं सर्व करना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए। तो मेरा ये ख्वाब है। और रही बात ख़ास कमेंटेटर की, देखिए, बीइंग ए कमेंटेटर, अगर मैं एक कमेंटेटर को सुनता तो शायद उस कमेंटेटर का असर मेरी कमेंट्री पर भी होता और मुझे शायद ये कहा जाता कि ये फलां की कॉपी करता है, जो कि मैं कतई मतलब नहीं चाहता था कि मुझे एक कॉपी कैट कहा जाए। तो मैंने सभी कमेंटेटर्स को सुना, जो भी हमारे भारत के टॉप लेवल के टॉप नॉच कमेंटेटर्स हैं, जिनमें रवि शास्त्री सर हैं, जिनमें संजय मंजेकर सर हैं, जिनमें सिद्धू सर हैं, आकाश चोपड़ा सर हैं, इरफान पठान सर हैं, और भी कई दीगर जो कमेंटेटर्स हैं, उन सब को मैं सुनता आया हूं और उन सब में जो स्पेशलिटी हैं उनको मैं ध्यान में रखता हूं। और
अपनी लेवल की, जिस वजह से मुझे आज पूरे हिंदुस्तान भर में जाना जाता है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पड़ोस के ममालिक में भी मुझे सुना जाता है। मेरे जो वीडियोस वायरल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मुझे मौसूल हुई हैं, और अब मैं चाहता हूं कि वो जो लोगों ने मुझ पर विश्वास, उम्मीद जताई है, इस चीज़ को लेकर मैं इंटरनेशनल कमेंट्री बॉक्स में जाऊं और भारत के हर उस बड़े क्रिकेट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कमेंट्री करूं। ये मेरा ख्वाब है और इंशाल्लाह अब ये सपना मुझसे दूर नहीं है। इरफान अहमद भट्ट साहब, आपने सुना कि अब इरफान भट्ट की ये तैयारी रही है कि मैं हिंदुस्तान में जितने भी जो मैचेस इनकाद हो रहे हैं वहाँ पर मैं बहसत एक बेस्ट कमेंट्रेटर जाके वहाँ पर मैं शिरकत करना चाहता हूँ। और इनका ख्वाब अब यही है, अगरचे इन्होंने वादी कश्मीर के तमाम ज़िलों में अपना जो ये लोहा है वो मनवाया, यानी कि जो एज ए बेस्ट कमेंट्रेटर बन के तमाम खेलों में हिस्सा लिया है। अब इनका ये ख्वाब रहा है कि अब इंडियन टीम के लिए एज ए बेस्ट कमेंटेटर के तौर पर मैं वहाँ पर शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ। आमिर इंसार के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर। It's high, it's high into the skies. नीचे कैच पकड़ लिया सूर्य कुमार यादव. What a catch! Oh, it's unbelievable catch.